कहाँ तक पिछले क्लास कहाँ तक हुआ था? सर वो सर बोर्ड बोर्ड वैसा बोर्ड रेडियस, वो सर रेडियस उसके बारे में प्रॉब्लम वो सब हुआ था। अच्छा, रेडियस ऑफ एनाथोर नेक्स्ट देखो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in एनाथोर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनाथोर। तो हम लोग जानते हैं दैट इज पहला mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ये भी हम लोग जानते हैं दैट इज mv स्क्वायर r दैट इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये भी बता चुका हूं। यहां से क्या करो, देखो एक r से एक r तो कैंसिल हो जाएगा, आपको वेलोसिटी निकालना है तो r का वैल्यू v के टर्म्स में निकालो। यहां से मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू nh अपॉन दैट इज mv, r का वैल्यू निकाल रहे हैं mv और यहां पर 2 पाई। अभी क्या करेंगे, r का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए, mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन वहां पर वो आ जाएगा nh और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा mv 2 पाई। देखो मास से मास कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा तो देखिए वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली, दैट इज k e स्क्वायर 2 पाई अपॉन h और यहाँ पर लिख सकता हूँ z बाई m। ये सब कांस्टेंट है, ये सब का वैल्यू आपको पता है। अगर ये सब का वैल्यू हम डालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 89। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ रुक जाओ। टेन टू द पावर 6 10 to the power 6 z अपॉन n और ये यूनिट क्या होगा, दैट विल बी मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनली ध्यान रखना। लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर लिख दिया है। हम लोगों ने यही सीखा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है, 2.18 into 10 to the power 6 मीटर z by n मीटर पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है
that is directly proportional to z and inversely proportional to m। ये बातें भी ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूं अगर n का वैल्यू बढ़ता जाए n इज द नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट विल इंक्रीज और डिक्रीज? घटेगा। डिक्रीज। Decrease. जैसे मान लो कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा? n is equal to 1 पे 1 पे 1 पर। velocity of electron in n is equal to 1 will be greater than velocity of electron in n is equal to 2 according to this formula। रिलेशन हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा velocity of electron in that orbit will get decrease। दूसरा, हम अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि z के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और n का क्या है, इनवर्सली। n2 by n1। 2 by n1। ये भी ध्यान रखना है बातें। उसके बाद देखिए बच्चे, हम लोगों ने यही सीखा दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 10 टू द पावर 6 z by m मीटर पर। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस z ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा? Straight line। थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये y is equal to mx टाइप का ग्राफ। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अपॉन, अगर n ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर वो हाइपरबोला। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कुछ ऐसा Vm that is equal to that is equal to 1.218 into 10 to the power 6 z। ये क्या हो गया? वो x, सॉरी ये y और ये x और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। x into y is equal to some constant होता है, that will give the rectangular hyperbola। इसी तरह देखिए, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और 1 अपॉन n ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा आएगा? सर स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको भी रीअरेंज कर देते हैं। Origin। 2.18 into 10 to the power 6 10 to the power 6 z, और इसको 1 अपॉन n लिख देते हैं। ये y एक्सिस और ये m एक्सिस और ये x एक्सिस। ये ग्राफ्स हो गया, ग्राफ्स को भी ध्यान रखना है।
सर हो गया? सर ये ग्राफ पे वो सर y इज इक्वल टू mx पे वो जो z का z है ना, तो अगर z चेंज होगा तो ग्राफ का वो सर मूल ओरिजिन से जाएगा, पर ग्राफ कोई चेंज होगा क्या? z चेंज होगा तो क्या बोल रहा है? एम चेंज होगा तो? सर वो z अगर चेंज होगा तो ग्राफ का कोई चेंज होगा क्या? क्या चीज चेंज होगा? z एच? z एन अगर चेंज होगा? सर z N, ये अगर चेंज होगा तो? ओ नहीं सर, उसके पहले z ये वाला? अच्छा, z जेड सर चेंज, z हाँ ऑब्वियसली जेड अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ अगर मैं ऐसा देखो, अभी एन को कांस्टेंट मान रहा हूं, अगर मैं हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एक He+ के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कहां इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा हो, तो दैट इज He+ में ज्यादा होगा। समझा? हाँ ओके। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिखिएगा। लिखो। अच्छा छोड़ो, क्वेश्चन बाद में आएगा, अभी रहने दो। अभी उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, टाइम पीरियड ऑफ, ये जो थर्ड होगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये कैसे मिला? क्वेश्चन बाद में करेंगे। आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक रिवॉल्यूशन लगाने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट, लिख लीजिएगा, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट one revolution around nucleus of an atom, around nucleus of an atom, around nucleus of an atom। ये देख ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने पढ़ा होगा दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, स्पीड या वेलोसिटी आपने जरूर पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही चीज मैं लिखा हूं, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो दैट इज 2πr, और ये वेलोसिटी v रहने दो, तो यहां से लिख सकता हूं pl इज इक्वल टू 2π, एज इट इज रहने दीजिए। ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो कितना होता है 0.529 j n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरह z का वैल्यू, v का वैल्यू निकाला, दैट इज 2.18 into 10 to the power 6 into z by n। z/n ना, ये हाँ, z/, तो अभी यहाँ पर देखो, ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू बता दूंगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये n³ अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा, n³ अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा। और वो कांस्टेंट कितना आता है, अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मैं बता देता हूँ कितना आता है। वन 1.52 into 10⁻⁻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 ⁻
1.56 into 10 raised to minus 16, ये Tn का फॉर्मूला होगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ से ये ध्यान रखना जरूरी है, Tn is directly proportional to NQ upon Z square। सर ये 1.56 है या सर 156 है? ये कैलकुलेट करेंगे ना, 2 पाई का वैल्यू 0.529, 2.18 into 10 to the power 6, इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो ये आएगा, समझा? ये जब कैलकुलेट करोगे ना ये वाला पूरा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सर हाँ सर वो इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन जितने में खत्म करेगा उसको तो उसके टाइम बोलते हैं ना, तो टाइम पीरियड कैसे? हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब टाइम पीरियड क्या है कि कितने गिवन टाइम में वो किसी एक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये देखो, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो क्या होगा, अगर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड होगा अलग होगा एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा होगा। मतलब कौन फास्टर कंप्लीट करेगा, पहले वाला इसका टाइम पीरियड कम होगा। n is equal to 1। n is equal to 1 होना भी चाहिए। देखो n स्क्वायर nq के डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल है। n इज द व्हाट, सेल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो आपका एटॉमिक नंबर है, ये z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ध्यान रखना, टाइम पीरियड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nq अपॉन z स्क्वायर। जैसे अगर मैं बात करूं ये हाइड्रोजन एटम से और एक हीलियम एटम से, हाइड्रोजन एटम है और एक हीलियम एटम। मान लो कि इलेक्ट्रॉन आपका पहला ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पर भी पहला ऑर्बिट में घूम रहा है और हीलियम He+ आयंस में भी पहला ऑर्बिट में घूम रहा है। कहां पर ज्यादा टाइम लेगा? Ag+ में, Ag+ में, He+ में, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उनमें टाइम कम लगेगा, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उनमें टाइम कम लगेगा ना। तो एटॉमिक नंबर तो He+ का हाइड्रोजन में, क्या हाइड्रोजन में होगा, हाइड्रोजन में होगा। अब सही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, अगर ये कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। हीलियम He+ का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसमें टाइम कम लगेगा। अब समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। तो आगे- हाँ सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला में वो न्यूमेरिकल क्या है? क्या टाइम पीरियड? फॉर्मूला में वो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ सर। ये कैसे आया? नो सर, वो क्या है 1.56। 1.56 into 10⁻⁻16 है सर -6 होगा। -6 होगा। अच्छा चलो चेक कर लेने दो यार। नो सर, ठीक है। बात तो एंगस्ट्रॉम पे, रेडियस एंगस्ट्रॉम पे है ना, वो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई करना होगा। 10⁻6 ही होगा, सही 10⁻6 होगा। अब सही है ना? नहीं सर, एंगस्ट्रॉम रेडियस, क्या एंगस्ट्रॉम रेडियस क्या बोल रहा है? रेडियस एंगस्ट्रॉम पे है हाँ, ना। ये एंगस्ट्रॉम में है और ये मीटर पर सेकंड में है।
तो चेंज वगैरह करेगा ना, तो आई थिंक तो मेरे पास तो जितना डाटा लिखा हुआ है उसमें तो दिया हुआ है 1.56 इंटू 10⁻⁻16 दिया हुआ है, 10⁻⁻16 दिया हुआ है। वो करेक्ट आएगा। क्या? सिक्स सर नहीं, 10 टू द पावर -16 ही होगा। -6 10 टू द पावर -6 हाँ। इंटू 10 टू द पावर -10। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करके इसको बदलेगा तो क्या होगा? 10 टू द पावर मीटर में -10, बदलना पड़ेगा। क्या? 10 टू द पावर -10, हाँ, 10⁻⁻10, तो 10 टू द पावर -16 ही तो होगा ना। तो 10⁻10 और ये 10⁻16, हाँ इसी ऑर्डर में होगा। हाँ सर, अभी ठीक है। तो पहले तो मैं ये लिखा था, कोई 6 बोलता है। तो सर फाइनली क्या हुआ? 16? क्या? फाइनली 16 हुआ? हाँ, ये फाइनली ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, दैट इज 1.56 10⁻16 और NQ/Z²। देखो ये वैल्यू याद रहे या नहीं रहे, ये चीज याद रखना जरूरी है, समझ रहा है? ये याद रहे या नहीं रहे, ये चीज याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी दो टाइम पीरियड का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा बता? N1Q मैं by लिख सकता हूँ, into whole cube square by into Z1 Z2 square। by Z। हाँ ये चीज क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ये इंपॉर्टेंट। देखो फॉर्मूला याद रहे या नहीं रहे, ये चीज याद रखना जरूरी है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। इसी तरह तीसरा रेट टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n3/z²। ये चीज याद रखना मस्ट है, ये चीज क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी, तो चौथा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nq। ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल एनर्जी होता है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? सर हम v की जगह वो पुट कर देंगे, क्या? आप mv² और v की जगह v का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला तो पढ़े थे,
हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो mv स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, हाफ k z e स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, k z e स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद देखिए कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ा होगा, अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज माइनस k z e k q1 into q2 अपॉन r होता है। ये माइनस साइन कब होगा, अगर आपका q1 एंड q2 अपोजिट नेचर का होगा, r ऑफ अपोजिट नेचर। अगर अपोजिट नेचर का नहीं होगा तो ये प्लस होता है। ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, पढ़ना होगा या पढ़े होंगे। इसी तरह की केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो एक चार्ज पार्टिकल मेरा न्यूक्लियस है, ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस है, इसके ऊपर टोटल चार्ज Jd है न्यूक्लियस के ऊपर, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है। ये दोनों r डिस्टेंस पर है। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज पार्टिकल। तो इसके भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। जो टोटल एनर्जी होगा दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आया था k z e स्क्वायर अपॉन r आएगा, अपॉन यहाँ पर 2 भी था, 2r होगा। 2r। और पोटेंशियल एनर्जी जो आया दैट इज माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। इन दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो En का वैल्यू कितना आ जाएगा, En का वैल्यू आ जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r। हाँ, k z e स्क्वायर अपॉन r, ये इतना आ जाएगा En। तो 2r आएगा, हाँ 2r होगा। नहीं आएगा, 2r होगा। अच्छा, नीचे नीचे। हाँ हाँ 2r से। तो यहाँ से हम क्या सीखे बच्चे को, En इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। पहले टोटल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड सेम था। हम क्या टोटल एनर्जी इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका क्या, ये आपका En का वैल्यू आ जाएगा। या ऐसे अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से बात करूंगा तो P/2, ये चीज ध्यान रखना, चीज ध्यान रखना है। देख सकते हो, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो टोटल एनर्जी में 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई कीजिए
माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये चीज ध्यान रखना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जानते हैं माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। r का वैल्यू जानते हैं, r का वैल्यू हम पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाले थे, वो कितना था मैं लिख देता हूं, rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, ये पहले कैलकुलेट किए थे, उसी को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। वीडियो पॉज हो गया सर। देखो यही लिखे थे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जब रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे ना तो यही एक्सप्रेशन लिखे थे। अब यही चीज क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, तो En इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, r के जगह ये रखिए n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई m के जेड ई स्क्वायर। यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले रहे हैं, माइनस के e टू द पावर 4 के स्क्वायर भी हो जाएगा, के स्क्वायर 4, ये देखो कैंसिल होगा, 2 पाई m भी है n के इंक्लूड हो गया z, यहाँ लिखना है e अपॉन h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इसका जब वैल्यू रखते हैं तो En इज इक्वल टू माइनस 13.6 आ जाता है और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन ध्यान वोल्ट। रखना ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन सर वो याद रखना पड़ेगा, वो उसके ऊपर का फॉर्मूला, सर वो उसके ऊपर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो के स्क्वायर ई टू दी पावर 4। हाँ सर, वो ई टू दी पावर n का जो, ये वाला हाँ 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 नहीं, ये याद रखना, ये जरूरी है, ये याद रखना जरूरी नहीं है। सर एनर्जी माइनस साइन लगता है, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या? बताएंगे। देखो ये टोटल एनर्जी हुआ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो कितना होगा बता, 13.6 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो क्या होगा, 2 into 13.6 into z square by n square। मल्टीप्लाई करके कितना होगा बताओ, ऐसे लिख 13.6 into 2 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये चीज ध्यान रखना है, ये जो टोटल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का डिफरेंस निकालना, रेशियो निकालना है, तो लिख सकता हूं Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये टेबल बनाना जरूरी है। अपने कॉपी को दो पार्ट में बांट दीजिए। हम ये फॉर्मूला जानते हैं क्या, En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इधर लिख रहा हूँ हाइड्रोजन एटम्स और इस साइड लिख रहा हूँ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम बोलने का मतलब He प्लस ऑर्बिट Li2 प्लस डॉट डॉट। हाइड्रोजन लाइक एटम बोलने का मतलब हाइड्रोजन एटम, और इसके लिए जेड का वैल्यू जो होता है 1 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। ये इसका n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए इसका n इज इक्वल टू 1 का जो एनर्जी होगा इसको E1 बोलेंगे, और यही n इज इक्वल टू 1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ये E1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा बताओ? E1 का वैल्यू रखिए -13.6 E1 का वैल्यू निकालिएगा दैट इज E1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज -13.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह देखो ये है जो दैट इज
ये n is equal to 2 है, -6/7 6.7 रुक जाओ और n is equal to 5 और n is equal to n tends to infinity, n is equal to 2, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर E2 का वैल्यू निकालेंगे, that will come -3 point कितना आएगा 3.4 3.4 इलेक्ट्रॉन। क्या करना है, सिंपली ये -13.6 तो है, z का वैल्यू तो 1 है, इसको डिवाइड करना कितना से 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेगा तो 4 यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.4 आएगा। इसी तरह E3 इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और E3 का जो वैल्यू आता है दैट इज वो कितना आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा आता है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह n = 4 को हम लोग उसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये जो E4 का वैल्यू आएगा ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। हाँ सर आ रहा है। हाँ, इसी तरह E = 5 को हम लोग फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, और E5 का जो वैल्यू आता है दैट इज -0.54 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए आता है या नहीं, मतलब -13.6 डिवाइड बाय 25 करना है। ये बताओ इन दोनों, एक चीज समझ में आ रहा है, इसका इंफिनिटी कितना होगा बताओ? 0 तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट इंक्रीजेस। जैसे -13.6 से बड़ा वैल्यू -3.4 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्बिट में जाते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट विल गेट इंक्रीज। टेबल समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ये वैल्यू याद रखना है, एटलीस्ट 5 n = 5 तक ये वैल्यू याद रखना है। ये वैल्यू क्या करेगा, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन फास्टर मैनर। ये वैल्यू जो लिखा है, ये वैल्यू भी याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम्स के लिए E1 का वैल्यू -13.6 होता है, इसके लिए -3.4 होता है, इसके लिए -1.51 होता है। ये सब वैल्यू क्या करेगा, कैलकुलेशंस को इजी बनाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका फास्टर होगा। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस बताओ, क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? हाँ सर। एनर्जी डिफरेंस मतलब क्या, हायर एनर्जी -3.4 -13.6 that will come 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस बताइए, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करेंगे? -1.51 प्लस -3.4 क्या करेंगे, 3 पॉइंट में 1.51 घटा देंगे, ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, और ये कितना हो गया, दैट इज 1.89। इन सब का एनर्जी डिफरेंस बताइए फर्स्ट से थर्ड का। तो क्या करोगे, बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटा देना, 13.6 में 1.51 घटा देंगे, 11.61 11.09 11.09। तो ऐसे एक चीज आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ये एनर्जी डिफरेंस का गैप, जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये कमता जाता है। जैसे यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, यहाँ पर 1.89 का डिफरेंस है,
यहाँ पर देखोगे और कम जाएगा, यहाँ पर देखोगे और कम जाएगा, आगे देखोगे और कम जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बताओ? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाँ two consecutive cell gets decreases on increasing the atomic number, on increasing the value of Z, on increasing the value of N। जैसे जैसे N का वैल्यू बढ़ेगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन two consecutive levels will get decreases। अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूं, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, अगर ये n is equal to 1 है, तो इसका एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलेंगे -13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, Z का वैल्यू पता नहीं है मुझे। इसी तरह इसका क्या होगा देखो, ये n is equal to 2, E2 का वैल्यू कितना होगा? E2 का वैल्यू कितना होगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, जो निकाला है यहाँ पर ओनली Z स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम। -1.5। सर ये ग्राउंड सबके लिए ही n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलेंगे? हाँ, ये इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे बिल्कुल। ये इसके लिए ग्राउंड स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ, सो ऑन। ये भी लिख लीजिएगा, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लिखना है। E5 का जो वैल्यू होगा दैट इज -0.52 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है आपका n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका भी एनर्जी क्या होगा? 0। तो एटलीस्ट n इज इक्वल टू 5 तक वैल्यू याद होना चाहिए। सर हाँ, सर वो सर हाइड्रोजन के लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या बताएंगे 30? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी पहले इतना पहले कंप्लीट करो, आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी पर। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए, उसको ध्यान रखना है। ये लिख दिया ना, मिटा दूं? नहीं सर, 1 मिनट और। हाँ, लिख लो लिख लो।
हाँ सर हो गया। हो गया। कुछ पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स इंक्रीजेस। ये माइनस साइन होने के कारण ही क्या होगा, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाएंगे En विल इंक्रीज। अगर माइनस साइन नहीं होता तो डिक्रीज हो जाता। और हम लोग देखे भी n टेंड्स टू इंफिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी होगा वो 0 होता है, मैक्सिमम होता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि अगर n का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा, बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट डिक्रीज। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो Vn, ये जो आपका वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी लिखा था दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देख रहे हो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाएंगे ये काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट लिखिए, बोल रहा हूं मैं, एनर्जी गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल। क्या एनर्जी गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल decreases on increasing number of cell, on increasing number of cell। तो ये तो देखा ही था कि जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल डिक्रीज। पहला डिफरेंस ज्यादा था 10.2 का, फिर ये डिफरेंस कम हो गया, आगे वो डिफरेंस और कम हो जाएगा। सो तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, ये जो nth स्टेट होगा nth स्टेट होगा that will be equal to n minus 1 excited state। जैसे अगर आपको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है, तो n का वैल्यू कितना होगा? 5। 5, हमेशा एक ज्यादा होगा। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है, n स्टेट इज इक्वल टू n minus 1 एक्साइटेड स्टेट।
क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। लिखिए, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन imitate when electron jump from second excited state to ground state in He plus ion, जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट जंप करेगा तो कितना वेवलेंथ ऑफ फोटोन बताना है, कितना वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिट होगा। $27.2. Hello, sir. Sir, सर 260 आर्मस्ट्रॉन्ग। 256 सर आर्मस्ट्रॉन्ग। सर
सर 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल लिया। सर 260 आर्मस्ट्रांग, क्या 260 आर्मस्ट्रांग। क्या 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 आंसर निकाल लिया? हाँ सर। हाँ सर। देखो देखो देखो, मैं बता देता हूँ आंसर निकालना। तो अगर आंसर मेरे पास है तो बता रहा हूँ। एक तो आंसर पूरा कंप्लीट नहीं है। 12,400 अपॉन 12.09 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ आंसर है मेरे पास। क्या सर आंसर फिर से बोलिए सर। 12,400 अपॉन हाँ सर, 12.09 आंसर होगा 256.43 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। हाँ, वही हाँ आ सर रहा है वही आ सर। रहा है। हाँ सर आ रहा है। चलो चलो, अगर जिनसे नहीं हुआ देखिए यहाँ सबसे पहले तो He प्लस आयन, इसके लिए जेड का वैल्यू 2 होता है, ये पहली बात। एक है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। और दूसरा क्या बोला है, दैट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 3 होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 3 से क्या 1 पर जंप कर रहा है। ये जंप कर रहा है, इसलिए क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ ये इमिट करेगा, तभी ये पॉसिबल है। ये कुछ वेवलेंथ इमिट करेगा। कितना इमिट करेगा, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। क्या E3 का एनर्जी पता है आपको? E3 का एनर्जी हाँ कितना सर होगा? 1.51 माइनस 1.51। माइनस 1.51 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 का एनर्जी जानते हैं, दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस? माइनस 12.09 12.09, 12.09 इंटू 4। ये 13.6 और ये है आपका 1.51, तो ये 9 और ये 0 और ये 12.09, 12.09 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हाँ सर। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई, डेल्टा बताए थे, डेल्टा ई इक्वल टू क्या, जो Hc भी बाय लैम्डा। E3 माइनस E1, E3 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू 12.09 जो है, दैट शुड बी इक्वल टू Hc अपॉन वेवलेंथ इमिट। सर वो इंटू 4 होगा ना, जेड का वैल्यू 2 होगा तो। हाँ, जेड का वैल्यू यहाँ पर 4 रखना भूल, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 12.09 इंटू 4, और यहाँ पर क्या 12,400 रख लेते हैं। और ये वेवलेंथ क्या चीज में आता है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आता है, तब जाकर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, कैंसिल हो जाएगा। और ये वेवलेंथ इमिट जो आएगा, दैट विल बी ये 12,400, 12,400 अपॉन 12.09 इंटू 4, कितना एंगस्ट्रॉम आंसर होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब वैल्यू याद है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखिए कैलकुलेट द wavelength of photon, calculate the wavelength of photon absorbed, calculate the wavelength of photon absorbed such that calculate the wavelength of photon absorbed such that electron is excited to fourth excited state from ground state, fourth excited state to ground state in hydrogen atoms. वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बताओ। सर 949 आर्मस्ट्रांग। 949 आंसर है। 12,400 अपॉन 13.06। हाँ सर वही आया। हाँ, सर। एंगस्ट्रॉम। ओके गुड। अभी क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन से बोल रहा है n is equal to 5, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n is equal to 5 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां, ग्राउंड स्टेट में। यहां से उल्टा हो रहा है, जंप ही कर रहा है ना, या ऊपर जा रहा है, जंप कर ऊपर रहा जा है। रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। ओके, हम इसका एनर्जी जानते हैं, 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, हाइड्रोजन एटम से। इसका एनर्जी जानते हैं E5 ये कितना, -0.54 0.54 या 54 0.54 54 इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकाल लीजिए। 13.06 13.06 13.6 में ये 13.06 आ जाएगा, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा ई मतलब क्या, E5 E1 that is equal to Sc upon wavelength absorb होना चाहिए। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस तो 30.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये 12,400 ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रहना चाहिए, और ये क्या चीज में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब that is equal to 13.09 upon 12,400 by 13.06। हाँ 13.09 इतना एंगस्ट्रॉम 06 होगा सर। 06 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखा रहा हूं, an electron is in ground state of hydrogen atom
an electron in ground state of hydrogen atoms absorb a radiation of wavelength सर और एक बार बोलिए. हाँ, an electron in ground state of hydrogen atom absorb a radiation of wavelength 1200 angstrom 1200 angstrom to which energy state electron is excited to which energy state electron is excited. सर 5, आंसर 5 होगा. 5 होगा, उतना दूर भाग जाएगा. 12.2. नहीं सर 2 सर 2. चलो ये पूछा है कि कौन सा एनर्जी स्टेट में जाना. क्वेश्चन समझो. एक इलेक्ट्रॉन है n = 1 ग्राउंड स्टेट में है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं. सर फास्ट एनर्जी स्टेट. क्या सर फास्ट एनर्जी स्टेट. हाँ, फास्ट एनर्जी स्टेट मतलब फास्ट एनर्जी स्टेट में चला. एक्साइटेड स्टेट. n = 2 में ओनली जाकर रुक जाएगा वो. हाँ सर. चलो तो ये पहले कितना एनर्जी दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दिया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 12400 अपॉन 1200. कितना दिया जा रहा है बताओ. 10.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जा रहा है. अब ये जानते हो कि हम जानते हैं E1 का एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन के. और E2 का देखोगे ना, E2 का n = 2 के लिए देखोगे, E2 का वैल्यू था दैट इज -3.4 और इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस था दैट वाज द 12 कितना था. नहीं सर 10.2 के 10.2. 10 ऐसे ही लगा दो. 13.6 और ये 3.4. हाँ 10.2 था, 10.2 इलेक्ट्रॉन. देखो तो अभी क्या करेगा, इतना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भाग जाएगा, इस एनर्जी स्टेट में आ जाएगा. और जो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, कितना एक्स्ट्रा एनर्जी है, दैट इज 10.33 - 10.2 जो कुछ एनर्जी बच गया है इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास,
that will utilize in the form of kinetic energy। समझ में आ रहा है? यही सेकंड स्टेट में रुक जाएगा और जो रिमेनिंग एनर्जी है, ये जो यहाँ पर लिख देता हूं, द रिमेनिंग एनर्जी मतलब क्या? दैट इज 10.33 माइनस 10.2 10.33 माइनस 10.2 3 1 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट remaining energy will be utilized by electron to provide kinetic energy। The remaining energy होगा that will be utilized by electron to provide kinetic energy, और इसी n = 2 ऑर्बिट में घूमता रहेगा। उसके बाद लिखें आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to move from ground state to infinity। फिर से सर बोलिए। हाँ, फिर से मैं बोला, it is the minimum energy required by the electron to move from ground state to infinity। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये तो पता है आपको कि n = 1 का जो एनर्जी होता है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम्स के, और n टेंड्स टू इंफिनिटी का जो एनर्जी होता है ये कितना होता है? 0 होता है। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाना है और यहाँ पहुंचा देना। इसमें जो एनर्जी लगता है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है? इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी। ये कितना आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये किसके लिए आया? 4 हाइड्रोजन एटम्स। और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये 4 हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मतलब किसी भी एटम का जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है उसमें प्लस साइन लगा देना, वही क्या हो जाएगा? दैट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स। इन दोनों में फर्क क्या है? ओनली साइन चेंज हो गया। तो कभी भी अगर आयनाइजेशन एनर्जी दिया है किसी सब्सटेंस का तो हम उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता कर सकते हैं, ओनली माइनस साइन लगा दो। या किसी का अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया है तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी पता हो जाएगा।
यहाँ से क्या ध्यान रखना है बच्चे कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अगर किसी दो आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। तो इतना बातें ध्यान रखना है। तो उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आयनाइजेशन एनर्जी पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की तरफ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। उसमें डिफरेंट तरह का सीरीज पढ़ना है, लाइमन सीरीज, बार-बार सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपर्न सीरीज, ये सब डिटेल्स पढ़ना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।